तरफ देखती है। मैं अभी जेड हॉल तैयार करवाती हूं। मैं सिर हिलाता हूं। एक बात और, जब तक वो खुद बिल सेटल नहीं कर देती, कोई बाहर नहीं जाएगा। एक भी इंसान नहीं। अंडरस्टूड यंग मास्टर आर्यन? सब कुछ ऑर्डर में होने के बाद मैं अनन्या को ढूंढने जाता हूं। रिया वापस कबीर के पास जाती है। कबीर उसका डार्क एक्सप्रेशन देखता है। कैसा रहा? तुम दोनों ने क्या बात की? बताने लायक कुछ भी नहीं, रिया कहती है। वो कबीर की तरफ देखती है, हमेशा की तरह स्टेडी, जेंटल, अटेंटिव, जैसे वो आर्यन के लिए कबीर से कभी ब्रेकअप कर ले। सपने देखते रहो। एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए, फिर वो आर्यन को पूरी तरह से कट ऑफ कर देगी। एक पोलाइट स्माइल तक नहीं देगी। अनन्या आज अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है। उसने एक ड्रेस पहनी है। स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस पर ये एक एफर्टलेस एलिगेंस कैरी कर रहा है। जब मैं अंदर जाता हूं तो वो मेन्यू देखने में मगन है। वो मेरी आवाज सुनती है और ऊपर देखती है। हमारी नजरें मिलती हैं। मैं स्माइल करता हूं। काफी देर से वेट कर रही हो? नो, मैं भी बस अभी आई हूं। अनन्या मुझे एक पल के लिए घूरती है। मैं आज एक सिंपल टी शर्ट में हूं, ब्राइट और इजी लुकिंग। हालांकि मैं थोड़ा पतला हूं। मैं नेचुरली उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता हूं। अनन्या को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी पास बैठूंगा। वो थोड़ी स्टिफ हो जाती है। वहां और भी बहुत सी सीट्स हैं। मैं उसकी डिस्कम्फर्ट नोटिस नहीं करता। क्या तुमने अभी तक ऑर्डर किया? अभी नहीं, अभी देख ही रही हूं। मुझे देखने दो। मैं उसकी तरफ झुकता हूं, उसी के साथ मेन्यू पढ़ते हुए। अनन्या अब मेन्यू पर फोकस नहीं कर पाती। उसका ध्यान बार मेरी तरफ जा रहा है। मैं जो भी शैम्पू यूज करता हूं, उसकी खुशबू अच्छी, क्लीन और फ्रेश है। बिल्कुल भी ओवरवेलमिंग नहीं। मैं कुछ बोल्ड और हैवी खाने के मूड में हूं। ये उस तरह का खाना है जो तुम्हें जिंदा होने का एहसास कराता है। बीमारी के वो दिन, कभी पेट भर खाना नहीं मिला, कभी ठीक से गर्मी नहीं मिली, कभी सो नहीं पाया, वो दिन प्योर टॉर्चर थे। अभी भी, दोबारा जन्म लेने के बाद भी मुझे कभी कभी सपने आते हैं कि मैं वापस उसी जिंदगी में हूं। खाना तीखा है। मैं अपने हाथ से अपनी मुंह को हवा करता हूं। मैं वाटरमेलन जूस की तरफ हाथ बढ़ाता हूं और एक घूंट लेता हूं। अनन्या पूछती है, क्या तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है? इट्स फाइन। मैं ऊपर उसकी तरफ देखता हूं। तुम्हें? मुझे भी, वो साथ देते हुए कहती है। वो अपने चॉपस्टिक्स उठाती है और खुद खाना सर्व करती है। हम एक प्राइवेट रूम में है। एक सर्वर चुपचाप पास खड़ा है। थोड़ी देर बाद रॉयल ग्रैंड होटल के ओनर अंदर आते हैं। उनका नाम माइल्स है। मैं उन्हें पोलाइटली निहात करता हूं। चाचा विकास माइल्स स्माइल के साथ मेरी तरफ देखते हैं। आर्यन, तुम भी यहां हो? उनके कहने के तरीके से मुझे समझ आ जाता है कि वो मेरे लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल वैसे ही वो सीधा अनन्या की तरफ जाते हैं। मिस अनन्या, वो रिस्पेक्टफुली कहते हैं, हमारे होटल में आपका स्वागत है। अगर किसी भी चीज की कमी लगे तो बेझिझक मुझे बताइएगा। वो जानते हैं कि अनन्या कौन है, क्योंकि उनके मेरे पिता के साथ क्लोज टाइज हैं। ज्यादातर लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि वो असल में कौन है। किसी को नहीं पता कि कैपिटल की अनन्या फैमिली की सबसे छोटी बेटी चुपचाप इस शहर में रह रही है। अनन्या बस एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट देती है और वापस खाने लगती है। वो कितनी कोल्ड है। मुझे हमेशा लगता था कि वो वार्म है। अब उसे देखकर मुझे रियलाइज होता है कि अनन्या को बस लोगों से बात करना पसंद नहीं है। माइल्स एक पल वहां खड़े रहते हैं, खुद उसके लिए पानी डालते। वो कुछ नहीं कहती। एक कीप योर डिस्टेंस वाली एनर्जी पूरे रूम में भर जाती है। आखिरकार माइल्स सिचुएशन समझते हैं और कहते हैं, मैं आप दोनों को अपना मील एंजॉय करने देता हूं। टेक योर टाइम चाचा विकास। रुकिए। मैं उन्हें अपनी आवाज से रोकता हूं। वो चलते चलते रुक जाते हैं, फिर वापस मुड़ते हैं। यंग मास्टर आर्यन, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? उनकी स्माइल वार्म और जेन्युइन है। वो ऐसी इंसान है जिन्हें आप पसंद किए बिना नहीं रह सकते। यही रीजन है कि मेरे मन में हमेशा उनकी एक अच्छी इमेज रही है। लेकिन अगर मेरी याददाश्त सही है तो मेरी पिछली जिंदगी में रिया की बर्थडे पार्टी के ठीक 3 दिन बाद रॉयल ग्रैंड होटल में आग लग गई थी। किचन का फायर सप्रेशन सिस्टम इनएडिक्वेट था और जब आग लगी तो एक्सटिंग्विशर्स पूरी तरह से यूजलेस थे। आग में कई जाने भी। इंपीरियल व्यू शहर का सबसे बेहतरीन होटल हुआ करता था। उसके बाद ये कभी रिकवर नहीं कर पाया। सुना था कि इस सदमे से माइल्स बहुत बीमार पड़े थे। मैं उनकी तरफ देखता हूं और पूछता हूं, क्या आपके होटल का फायर सेफ्टी सिस्टम अच्छी हालत में है? माइल्स मेरी तरफ कॉट ऑफ गार्ड होकर देखते हैं। ये एक अनएक्सपेक्टेड सवाल है। एंड मास्टर आर्यन, बस एक फीलिंग है, किसी से इसे ठीक से चेक करवा लेना बेहतर होगा, खास तौर पर किचन। रेस्ट अश्योर्ड, माइल्स कहते हैं, हमारी फायर सेफ्टी टॉप नॉच है। हम अपने गेस्ट्स की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं उनसे नजरें मिलाता हूं। चाचा विकास, आप खुद जाकर चेक क्यों नहीं कर लेते? मेरी इस जिद से उनके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी झलक जाती है। वो मुझे घूरते हैं। यंग मास्टर आर्यन, आप असल में कहना क्या चाहते हैं? आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? आपके पिता और मैं पुराने दोस्त थे। वो अच्छे से जानते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूं। मैं ईमानदारी से बिजनेस करता हूं। ये एक पर्सनल स्लाइड जैसा लगता है। मेरी उम्र उनके बेटे के करीब है।
उनकी नजरों में मैं बस एक बच्चा हूं जिसे कुछ पता नहीं है। अनन्या बोलती है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो एक बार चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब से माइल्स अंदर आए हैं उसने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा है। जब वो उससे बात करते हैं तो वो छोटे छोटे जवाब देती है, और फिर भी अभी भी उन कुछ शब्दों का वजन है। माइल्स उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि उसकी बात मान लेते हैं। ऑलराइट, मैं अभी जाता हूं। अनन्या पूरी तरह से कंपोज्ड है और उसका बैकग्राउंड अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो लगभग मेरी उम्र की है, फिर भी पता नहीं कैसे उसके शब्दों में वो वजन है जो मेरे शब्दों में नहीं है। माइल्स के जाने के बाद मैं अनन्या की तरफ हैरानी से देखता हूं। तुमने मेरी हेल्प क्यों की? मैं पूछता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन अनन्या के पर्सपेक्टिव से उसके पास इन सब बातों पे यकीन करने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए। अनन्या मेरी तरफ देखती है। तुमने आवाज उठाई, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बैक करूंगी। क्या हो अगर मैं बस ऐसे ही कुछ भी बना रहा हूं? तो क्या? अनन्या कहती है, अगर कुछ नहीं भी है तो इसमें उनका जाएगा ही क्या? बस किचन तक का एक राउंड। वो ये सब बहुत शांति से कहती है, लेकिन उसे देखकर मुझे अपने अंदर एक वार्मथ फील होती है, जैसे कोई सच में मुझ पर यकीन कर रहा हो। मैं अपनी डायग्नोसिस के दिन के बारे में सोचता हूं। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं एक विक्टिम हूं। सबने कहा कि ये मेरी खुद की लापरवाही थी। अगर मैंने लापरवाही की होती तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता। सबने मुझ पर उंगलियां उठाई, सबने मुझे नफरत की नजरों से देखा। वक्त के साथ मैं खुद से भी नफरत करने लगा। लेकिन वो रिया थी जिसने ये सब अरेंज किया था। किसी ने जानबूझकर उसके कहने पर मुझ पर एक कंटेमिनेटेड सुई का इस्तेमाल किया था। ये सब इसलिए ताकि उसके पास शादी से इनकार करने का एक बहाना हो। सिर्फ वही इंसान जिसने जाल बिछाया हो जानता है कि आप सच में कितने इनोसेंट हैं। अनन्या और मैं आराम से अपना मील एंजॉय करते हैं। जब खाना खत्म हो जाता है तो हम जाते नहीं हैं, हम डिजर्ट ऑर्डर करते हैं। मैं अपना होमवर्क भी साथ लाया था और टेबल पर बैठकर उसे करता हूं। अनन्या मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में गाइड करती है। हम शाम तक बात करते हैं। जब रिया की बर्थडे पार्टी खत्म होती है और गेस्ट जाने लगते हैं तो उन्हें रोक लिया जाता है। रिया ने बिल सेटल नहीं किया है। रिया मुझे कॉल करती है। मैं रिंग बजने देता हूं। अनन्या मेरे बगल से देखती है, तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे पता है कि कौन है। मैं उसे फिर से रिंग होने देता हूं। 2 और कॉल्स के बाद मैं पिक करता हूं। आर्यन, ये सब क्या है? फोन के दूसरी तरफ रिया की आवाज गुस्से से भरी है। वो जितना गुस्सा होती है मुझे उतना ही हल्का फील होता है। मैंने कहा है कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी का कर्ज अभी भी चुकाना बाकी है, वरना मैं इसे कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं स्माइल करता हूं। रिया, ये सब क्या है? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? यहां आओ और बिल पे करो। रिया दांत पीसते हुए कहती है, इसे और बुरा मत बनाओ। उसने प्लान किया था कि आज रात यहां से चली जाएगी और फिर कभी मुझसे बात नहीं करेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। अब वो पे नहीं कर सकती और हर एक इंसान वहां फंसा हुआ है। सब उसे देख रहे हैं। ये अजीब बात है। मैं कहता हूं, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं था। मैं तुम्हारा बिल क्यों पे करूंगा? सबके साथ स्प्लिट क्यों नहीं कर लेती? मुझे यकीन है कि वो सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देंगे। वो सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, वो अच्छे दोस्त भी हैं, हमेशा साथ में खाना खाने जाते हैं। मैं पहले रिया को महीने के 1 लाख से भी ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए देता था। वो इसे ऐसे लेती थी जैसे ये उसका हक हो। उसके दिमाग में ये बस ट्यूटरिंग की पेमेंट थी। सब बिल्कुल फेयर था। वो इन पैसों के मामले में काफी जनरस भी थी। हमेशा लोगों को मील्स पर ट्रीट करती थी। सबको लगता था कि वो बहुत अमीर है और उसी हिसाब से उसके आसपास मंडराते थे। लेकिन इसका एक एक सिक्का मीरा था। रिया कहती है, आर्यन, क्या सच में ऐसा होना जरूरी है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? बस इतना बता दो कि तुम्हें आकर पे करने के लिए क्या चाहिए। वेल, मैं कहता हूं, अगर तुम किसी से फीवर मांग रही हो तो तुम्हारे बात करने के तरीके से वो लगना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता? मुझे फोन के दूसरी तरफ उसकी एक तेज सांस सुनाई देती है। मैं अब उसका लैब डॉग नहीं हूं। ऑफ कोर्स वो गुस्से में है। मैं स्माइल करता हूं। विलिंग नहीं हूं? ऑलराइट देन, मैं फोन रख रहा हूं। प्लीज, रिया दांत भींच कर कहती है। उसकी उंगलियां फोन पर टाइट हैं। होटल स्टाफ ने उन सबको दरवाजे पर रोक रखा है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं फोन रखता हूं और खड़ा हो जाता हूं। मैं अभी वापस आता हूं। मैं अनन्या से कहता हूं,